चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या नाम है? टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेस। ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहली चीज सुन ले, यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, एमसीक्यूज और 3-4 नंबर तक की केस स्टडी एक्सपेक्टेड है। मां से भाई एक ही हो जाएगा, मैं आपको एंड पे बताऊंगा कौन सा। चैप्टर 1 इज बेसिकली डाटा क्या है। डाटा क्या है, डाटा की टाइप्स क्या क्या हैं, डाटा को हम कौन कौन से सोर्सेज से हासिल करते हैं, डाटा का स्ट्रक्चर क्या होता है, डाटा किस तरीके से हासिल होता है, ये सारी बातें हमने चैप्टर नंबर 1 में कवर करनी है। शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, डेफिनेशन ऑफ डाटा। आइए पढ़ते हैं। डाटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल्स कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। यहीं पर रुके। डाटा का वर्ड आप लोग बचपन में भी पढ़ के आए हैं, I2B में शायद पढ़ा हो, शायद PRC में कहीं ना कहीं पढ़ा हो। डाटा बेसिकली क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम लोग प्रोसेस करते हैं और फिर क्या बनाते हैं इससे? इंफॉर्मेशन। ऐसा ही है। तो वो डाटा जो कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स की फॉर्म में होता है, डिटेल्स की फॉर्म में होता है, हम उसको हासिल कैसे करते हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशंस, मेजरमेंट्स और रिसर्च। तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए कि हम डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं। ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट एंड रिसर्च। ये डाटा हमारे किस काम के लिए आएगा? फॉर प्रोसेसिंग। ये हमारा क्या है? इनपुट। प्रोसेस करके हम इसे हासिल क्या करना चाहते हैं? एनालिसिस। ये किस काम आएगा? वो जनरेट इनसाइट्स। और इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है पता है? डिसीजन मेकिंग। भाई एक कंपनी, या चलो कंपनी छोड़ो, एक कॉलेज, SBI की बात कर लेते हैं, ये बच्चों से इंफॉर्मेशन क्यों लेता है एडमिशन फॉर्म पे? वाई? क्यों? ताकि हम प्रोसेस कर सकें कि कितने बच्चों ने हमसे आगे पढ़ना है, कितने बच्चे हमसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, किस सब्जेक्ट की डिमांड ज्यादा है, कौन सा रूम हमने किस सब्जेक्ट को एलोकेट करना है, कितने कैमरामैन चाहिए, कितना स्टाफ चाहिए। ये सारा का सारा डिपेंड करता है एक कॉलेज के एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। भाई ये कॉलेज में फर्ज करें 8 में से एडमिशन होते ही सिर्फ 5 क्लासेस में है, तो उसको रिमेनिंग 3 क्लासेस के टीचर्स की सैलरी देनी है? देनी है? नहीं देनी। जब क्लासें ही नहीं हो रही तो सैलरी फिर ना क्यों दे? मगर ये कॉलेज को कैसे पता चलेगा? बाय रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कॉलेज कैसे हासिल कर रहा है? ऑन एडमिशन फॉर्म। किससे ले रहा है? आपसे। फिर वो एडमिशन फॉर्म को किस में एंटर किया जाएगा? एक्सेल के अंदर या डेटाबेस के अंदर। और वो डेटाबेस क्या करेगी? उस इनपुट को प्रोसेस करेगी टू जनरेट। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है डाटा की डेफिनेशन। कि डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हासिल करते हैं हम 3 तरीकों से। ऑब्जर्वेशन यानी कि आंखों से, मेजरमेंट नापतोल के, रिसर्च करके। टू गैदर इंफॉर्मेशन, वो कैसे? बाय प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग। और क्या निकालना? डिसीजन मेकिंग करना। याद रखोगे सर? ये डाटा की डिफरेंट टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव और एक है क्वांटिटेटिव। बड़ी आसान सी और बेसिक सी डेफिनेशन। क्वालिटेटिव डाटा वो डाटा होता है जो कि नॉन न्यूमेरिकल होता है, जो कि नॉन न्यूमेरिकल होता है। ये नैरेटिव फॉर्म में ज्यादा है। इट इज नॉन न्यूमेरिक एंड एक्सप्लेन्स फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। फॉर एग्जांपल, ये कुर्सी नीले रंग की है, आप बहुत अच्छे हैं। ये डाटा कौन सा है? क्वालिटेटिव। आपकी एज कोई भी बता दो, 21। ये डाटा कौन सा है? क्वालिटेटिव। आपकी जैकेट का रंग कौन सा है? ब्लू। ये कौन सा डाटा है? आपके घर में कितने लोग रहते हैं? ये डाटा कौन सा है? तो ये डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स एंड सपोर्ट्स कैलकुलेशन। और ये डाटा इज नॉन न्यूमेरिक, फोकसिंग ऑन फीचर्स और एट्रीब्यूट्स। अब मुझे बताइए डिस्क्रिप्टिव नेचर किसकी होगी? क्वालिटेटिव की क्वांटिटेटिव की? क्वालिटेटिव की। तो इट सपोर्ट्स डिस्क्रिप्टिव और कैटेगरी बेस्ड इवैल्यूएशन। इधर आ जाए। इट सपोर्ट्स एंड कंपैरिजन। कैसा? कितने मार्क्स आए थे आपके मैट्रिक में? कितने आए थे आपके? कंपेयर हो गया, कंपेयर हो गया इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। सर ये आगे 2 तरह का है, नॉमिनल ऑर्डर। दोबारा से बोले बोले बोले, फिर बोले, फिर बोले। अब रुक जाए। ये किससे स्टार्ट हो रहा है?
ORD, इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर होगा। इसमें क्या होगा? ऑर्डर। ये स्टार्ट किससे हो रहा है? इसमें कोई ऑर्डर। ये बात समझ आई? अब चलते हैं कुछ बातों पे। कैटेगरीज हैं बेस्ड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी सीक्वेंस। इसका मतलब है कि नॉमिनल में कोई सीक्वेंस, मगर ऑर्डिनल में सीक्वेंस होगा, गैप्स होंगे। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, कि नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? ऑर्डिनल है। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ये क्या है? No. इसमें कोई रैंकिंग नहीं है कि कौन सा खून ज्यादा मीठा है, कौन सा खून फीका है। इधर आ जाए, ये क्या लिखा हुआ था? ये कौन से होते थे? न्यूमेरिक्स। ये भी दो तरह के हैं, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस डेटा मींस ऐसा डेटा जो कि रुकता ही नहीं, जो कि चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और डिस्क्रीट कौन सा होगा? ये होल नंबर्स में होगा। ये किस में होगा? होल नंबर्स में होगा। एज डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। हर चलते हुए सेकंड के साथ आपकी एज कम हो रही है। कितना मार्क्स आए थे आपके? ये डेसिमल में नहीं है। हाइट किस में होगा? रूम नंबर? ये बातें भूलेंगी? भूलेंगी? एक दफा पढ़ना जल्दी से, क्विकली। क्विकली क्विकली, इस पर टाइम नहीं लगाना। हो गया मेरे ख्याल से, पढ़ भी लिया होगा आप लोगों ने, अच्छे बच्चे हैं। सर उसके बाद आता है मेरे पास कैटेगरीज ऑफ डाटा। कैटेगरीज ऑफ डाटा, इस पर जरा बाद में आते हैं। पहले मैं आपको लेके जा रहा हूँ किस पे? सोर्सेज ऑफ डाटा। कि डाटा को हम लोग हासिल कैसे कैसे करते हैं। सर दो हमारे पास मेन सोर्सेज हैं, कौन सी? इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल से क्या मुराद है? इंटरनल मींस वो डाटा जो कि आप अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए हासिल कर रहे हैं, जिसमें आपका खर्चा हो रहा है, आपके रिसोर्सेज वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल कौन सा होगा? जो बाहर से आपको बना बनाया डाटा अवेलेबल हो रहा है, आपने सिर्फ पैसे पे करके उस डाटा को परचेज कर लेना है। कॉलेज आपसे एडमिशन के ऊपर डाटा लेता है, इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? इंटरनल है। ये कॉलेज अपने बंदों को यूज करते हुए डाटा हासिल करवा रहा है या कर रहा है, इंटरनल है, अपने बंदों से डाटा ले रहा है। एक मार्केटिंग वाले आके कहते हैं कि भाई हमें ये डाटा चाहिए, हम आपको पर स्टूडेंट 50 रुपए देंगे, आपके पास जितने बच्चों का डाटा है हमें बेच दें। उनके लिए ये डाटा क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल डाटा बन जाएगा। उनके लिए क्या बन जाएगा? यहाँ तक बात ओके। फिर दो और किस्में होती हैं, कौन सी? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड आप सुने, प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो एक इंसान अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपने हिसाब से जनरेट करता है। मेरा मकसद, कॉलेज का मकसद ये है कि वो बच्चों से फी के बारे में डाटा ले। क्यों? कॉलेज ने फी का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। कॉलेज का मकसद है कि वो बच्चों से पूछे कि तुमने सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने हैं। क्यों? उसने सब्जेक्ट वाइज डाटा को सॉर्ट करना है। तो वो कॉलेज अपने हिसाब से डाटा को हासिल कर रहा है। ये प्राइमरी का सेकेंडरी है? प्राइमरी है। एक कंपनी ने डाटा हासिल किया, दूसरी कंपनी आगे कहती है कि यार तुमने डाटा हासिल किया ना, मैं उसी डाटा को थोड़ा सा अमेंड करके अपने हिसाब से यूज करना चाहती हूँ, डाटा मुझे बेच दो। हासिल किसने किया था? पहली वाली कंपनी ने। उसके लिए क्या था? इंटरनल और प्राइमरी। ये जो परचेज कर रहा है, एक तो वो सेकेंडरी है और वो एक्सटर्नल है। सेकेंडरी क्यों? क्योंकि अब वो उसको अपने हिसाब से अमेंड करेगा। गवर्नमेंट जो मर्दमशुमारी कराती है, वो गवर्नमेंट के लिए क्या है? प्राइमरी के सेकेंडरी? प्राइमरी। नेस्ले वाले कहते हैं कि हमें ये डाटा दें, हमने देखना है कि इस मुल्क में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने बच्चे हैं, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को उस हिसाब से मार्केट करें। उनके लिए क्या है? एक्सटर्नल भी है और सेकेंडरी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से हासिल किया था, नेस्ले वाले उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करें। क्या करेंगे? अपने हिसाब से कन्वर्ट करें। तो जो डाटा कन्वर्ट हो रहा है दैट इज फॉर सेकेंडरी पर्पस, और मैंने अपने हिसाब से जो हासिल किया है वो क्या है? इंटरनल भी है और प्राइमरी भी। ये बात भूलेगी तो नहीं?
पक्की बात है, पढ़ ले। आखिरी फैसला, चलो वो टेक्स्ट पढ़ो, कोई बात नहीं, याद रहेगा मुझे। तुम लोग टेक्स्ट के खाते चले गए थे ना, मेरिट नहीं मिलेगा, याद आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ जी, देखो एक्सटर्नल इसके आपके रिसोर्सेज यूज नहीं हो रहे, ये एक कैटेगरी है। प्राइमरी और सेकेंडरी एक कैटेगरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल दूसरी कैटेगरी है। तो एक ही चीज दोनों में क्वालिफाई कर सकते हैं। डन। सर तीसरी चीज, कैटेगरीज ऑफ डाटा। कैटेगरीज ऑफ, सर कितनी कैटेगरीज होती हैं? तीन। पहली स्ट्रक्चर्ड, दूसरी अनस्ट्रक्चर्ड, तीसरी सेमी स्ट्रक्चर्ड। अब मैं जरा आवाम से कुछ पूछना चाहूंगा, स्ट्रक्चर्ड डाटा किसे कहते हैं? मैं जरा रैंडम बेसिस पे, कुछ अच्छे अच्छे नौजवान यहाँ पे। हाँ जी, स्ट्रक्चर्ड डाटा किसे कहते हैं? वो डाटा जो कि तरतीब से पड़ा है, ऑर्डर्ड पड़ा है, बेहतरीन हो गया। और स्ट्रक्चर्ड डाटा के बारे में और सुनना चाहते हैं? टेबुलर फॉर्म में पड़ा है, भाई ने तरतीब बोला, उन्होंने क्या बोल दिया? टेबुलर। स्ट्रक्चर्ड डाटा मेंटेन्ड हो, तरतीब में हो, टेबुलर हो। स्ट्रक्चर्ड डाटा मैं तुमसे पूछने आया, रिलेटेड हो, रेलेवेंट हो, मगर इस बात का ताल्लुक किससे नहीं था, बट चलो कोई बात नहीं, रिलेटेड हो और रेलेवेंट हो। स्ट्रक्चर्ड डाटा जो रोज और कॉलम की शक्ल में हो, बेहतरीन हो गया। अब पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा इज अरेंज्ड इन फिक्स्ड फॉर्मेट, तरतीब, लाइक टेबल्स विद रोज एंड, भाई ने बताया था, मेकिंग एनालिसिस इजी थ्रू, ये भाई ने बताया था। तो तीन बातें दोबारा से। पहला पॉइंट क्या है? इट इज अरेंज्ड इन, अगर आपसे कहे कि डिफाइन करें स्ट्रक्चर्ड डाटा, तो आपने पहला पॉइंट क्या लिखना है? फिक्स्ड फॉर्मेट। दूसरा पॉइंट टेबुलर फॉर्म, रो एंड। तीसरा पॉइंट इजी टू एनालिसिस, इजी टू फिल्टर आउट। काम की बात जल्दी हमें मिल जाती है, समझ आ जाती है। कहां कहां पे इस्तेमाल? बैंक्स में इस्तेमाल होता है, हाँ जी होता है। कहां पे? अकाउंट्स के अंदर, फ्रॉड चेकिंग के अंदर और ऑडिट्स के अंदर। जितना ज्यादा डाटा अरेंज्ड होगा, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस अरेंज्ड होंगी, हमें जल्दी डिटेक्शन हो जाएगी कि कौन सी ट्रांजैक्शन एक इरेगुलर अमाउंट से हो रही है। भाई एक बंदे के अकाउंट में हर महीने से सैलरी आती है 50,000, तो उसका अकाउंट कैसे बना होगा? 5 जनवरी 2026 सैलरी क्रेडिट हो गई, कितने से? 50,000 से। फिर 5 फेब 2026 सैलरी आ गई, कितने से? 50,000 से। 10 मार्च 2026 सैलरी आ गई, कितने से? 50,000 से। अचानक से यकम अप्रैल 2026 को एक अननोन फंड आता है 5 लाख से, और फिर यकम 4 2026 को फिर से क्या आती है? सैलरी, कितने से? उसके बाद यकम 5 2026 को भी क्या आती है? कितने से आती है? अब अगर तो ये डाटा इस तरीके से है ना, तो ये फिगर को हाईलाइट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। बट अगर ये डाटा रैंडम पड़ा हो, बिखरा हुआ पड़ा हो, स्टोर्ड ना हो, टेबुलर फॉर्म में ना हो, तो ये चीज इजीली आइडेंटिफाई नहीं। तो पहला यूज क्या था बैंक्स के केस में? कंप्लायंस को देखना, ऑडिट्स को देखना और फ्रॉड चेकिंग को देखना। अगला पॉइंट पढ़े, रिटेलर्स ये कैसे यूज करते हैं? इन्वेंट्री को ट्रैक करने के लिए, सेल्स को ट्रैक करने के लिए और डिमांड को। सर किसी भी रिटेल शॉप में जब आप जाएंगे ना, तो उसके पास एक बुक होती है, कौन सी? इनवॉइस बुक। अगर तो कस्टमर सर पे खड़ा हुआ है तो वो उसको फिजिकल कागज पे इनवॉइस बना के दे देता, ठीक है। बट जब वो कस्टमर चला जाता है तो रात के टाइम पे वो क्या करता है, जितनी भी उसने इनवॉइसेस पूरे दिन में बनाई हैं, वो इसको शिफ्ट करता है किस में? एक्सेल में। जिससे उसको पता चलता है कि इनवॉइस 1 2 3 4 5 करो 5 है, यहाँ पे 5 आइटम्स बिके हैं, यहाँ पे 10 बिके हैं, यहाँ पे 2 बिके हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 बिके हैं।
ये बिके हैं प्रोडक्ट ए के, बी के, सी के। इसके अलावा इसके पास प्रोडक्ट डी भी है, ई भी है और एफ भी है। अब उसको समझ लग गया कि मार्केट में डिमांड ज्यादा किसकी है, ए बी और सी की, इनकी डिमांड इतनी नहीं है। मगर ये कैसे पता चला? जब उसने डाटा को अरेंज किया। जब तक वो डाटा को अरेंज नहीं करेगा उसको ये कैटेगराइजेशन मिलेगी नहीं। तो अब उसको पता चल गया कि मैंने किस इन्वेंट्री को दोबारा से क्या करना है, रिफिल करना है, और किसकी डिमांड गिरी हुई है तो इसकी सप्लाई को भी मंगवाने की जरूरत नहीं है। अगर ये मंगवा लिया तो मेरी इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, ओवर वैल्यूड पड़ी रहेगी, स्टॉक में पड़ी रहेगी, बिके बुकेगी नहीं, मेरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कम हो जाएगा। तो कहने को सिर्फ उसने क्या किया था, ये इनवॉइस पकड़ी, किस में डाल दी, और इतनी चीजों को उसने एनालाइज कर ली। ना करता पता ना चलता कि सेल्स कितने की हुई है, सामान कितने का पड़ा है, बिका कितना है, रह कितना गया, उसको कुछ भी आइडिया नहीं होता। तीसरा पॉइंट पढ़े, यहां पे कैसे यूज होगा, पेशेंट्स को कौन कौन सी बीमारी है, कितने डॉक्टर्स मेरे अवेलेबल हैं, कितने डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी हैं, कितने इलाज में मसरूफ हैं, किसका क्या टाइम है, कौन कितनी सैलरी ले रहा है, इमरजेंसी में कितने हैं, दवाइयां कितनी यूज हो रही है, मशीनें कितनी यूज हो रही है, हमें बेड्स कितने चाहिए, उस सबका एक लॉग मेंटेन हो रहा होता है। चौथा पॉइंट क्या है, डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्शन। फैक्ट्री का सबसे बड़ा मसला क्या होता है पता, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, प्रोडक्शन की कंट्रोलिंग। भाई देखो, फैक्ट्री ने क्या क्या करना, सामान बनाना है, कितना, किस मशीन को यूज करना है, किसको यूज नहीं करना, कौन सी मशीन ठीक हालत में है, कौन सी मशीन ठीक हालत में नहीं है, ये सारी रिपोर्ट कौन देगा, फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला सुपरवाइजर, मैनेजर। किसको जाके बताएगा, ओनर को। चलो मैं एक नाम यूज करता हूँ, आप लोग वाकिफ ही होंगे, ओनर कौन होता है, डाटा, जी जी जी, डाटा गवर्नर, नाम सुना हुआ है, डाटा गवर्नर। तो ओनर ने ये फैसला करना है कि भाई मैं अपनी मशीनरी को ओवर यूज कर रहा हूं या कम यूज कर रहा हूं, मेरी मशीनरी में रोज कितने का फ्यूल डाल रहा है, क्या मेरी मशीनरी एफिशिएंसी के साथ काम कर रही है या नहीं कर रही। भाई वो तो पैसा लगा के बैठा हुआ है, उसको क्या क्या मिलनी है, रिपोर्ट। और अगर रिपोर्ट में कुछ बातें पैराग्राफ फॉर्म में हो, कुछ बातें नंबर्स की फॉर्म में आ रही हो, तो वो उसको फायदा नहीं देंगे, उसके पास तो टाइम ही नहीं है। वो कहता है कि भाई मुझे तुमसे क्या चाहिए, एक रिपोर्ट होती है, कौन सी रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट चाहिए, जिसमें मेरे यूजर इंटरफेस में आ रहा हो कि मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी ने पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है, जो ऑर्डर्स आए थे हमें उसमें से कितने ऑर्डर्स मीट हो गए हैं, कितने ऑर्डर्स रह गए हैं, कौन से कंप्लीशन पे लगे हैं, कौन सी मशीन ज्यादा फ्यूल इस्तेमाल कर रही है, लाइट कितनी दफा जा रही है। ये सारी चीजें किसने देखनी है, उस ओनर ने देखनी है जिसका क्या लगा हुआ है। और अगर वो सिर्फ रिलाय कर ले मैनेजर की वर्बल बातों पे, तो वो कभी भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। हम लोग ऑडिट में पढ़ते हैं, एक रिस्क होता है सर, आपको पता होगा, सेट का एक 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 रिस्क होता है, वो उसका नाम क्या है, सेट का एक रिस्क होता है, शुरू बी से होता है, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क वो सेट एनालाइज करेगा कि मेरा इदारा ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसका बिजनेस है, उसने वहां पे क्या ढूंढने हैं, रिस्क ढूंढने हैं। उसने कंट्रोल्स भी तो देखने हैं कि मेरे जो लोग काम करने वाले हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, वो बीच में ये तो नहीं कर रहे। तो कंट्रोल रिस्क के लिए और बिजनेस रिस्क के लिए आगे आते हैं। ये क्या दिखा हुआ है, ये क्या काम करती हैं, सामान, कोई एग्जांपल दे दे, भाई से पूछता हूँ एग्जांपल, मैं माइक देता हूँ, आवाज भी आ गई पीछे से, दस दे हो, एक और आवाज आ गई है आप बता दें, दराज, लेपर्ड, टीसीएस, एक और डीएचएल। तो इनको क्या ताल्लुक है इससे, स्ट्रक्चर डाटा से, इनका क्या लिंक है, ये ठीक है बस डिलीवरियां करते हुए हैं, क्या करना है उन्होंने, किस चीज के लिए, भाई डे एंड पे ड्राइवर आता है, कहता है साहब पूरे दिन में 5,000 रुपए का मेरा क्या लगा है, फ्यूल लगा, और मैंने डिलीवरी की है 3, पैसे दे देंगे आप, क्यों,
कंपेयर करेंगे क्या, कितनी उसकी क्या हुई है मूवमेंट, सामान क्या था, किस सवारी पे लेके गया, बाइक पे, लोडर रिक्शे पे, सादे रिक्शे पे, छोटी गाड़ी पे, बड़ी गाड़ी पे, डाले पे, ट्रक पे, किस पे। अगर वो ट्रक कहे तो मान जाएंगे, ट्रक कहे या कोई और बड़ी गाड़ी कहे तो मान जाएंगे। अगर वो बाइक कह रहा है मान जाएंगे। मुझे कैसे पता चलेगा, डेटा से। वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा, वो डाटा मुझे कहाँ से मिलेगा। इंटरनल सोर्स है कि प्राइमरी सोर्स है, इंटरनल सोर्स है, इंटरनल सोर्स है। और वो डाटा बेसिकली क्या होगा, कस्टमर की तरफ से आया हुआ ऑर्डर। ऐसे ही है, कस्टमर का ऑर्डर जो होगा मैं उसको असेस करूंगा कि क्या वो इतनी फासले पे है या नहीं। अगर है तो पैसे पे कर दूंगा, नहीं है तो फिर फ्रॉड पकड़ लूंगा। तो मेरे पास कितनी गाड़ियां, मैं सामान कितना लेके जा रहा हूँ, गाड़ियां कौन कौन सी हैं, ड्राइवर कितने हैं, छुट्टी पे कौन सा ड्राइवर है। भाई अगर आपका एचआर मिला हो, एक ड्राइवर छुट्टी पे ना हो, मतलब छुट्टी पे हो और उसके पैसे बना के ले आए कि सर इसके लिए पैसे दे दें, मैंने कहा बंदा किधर है, सर वो जरा गया हुआ है अभी आता है आपके पास, उसने नहीं आना होगा, मगर पैसे लेके निकल जाएगा। अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा कि ड्राइवर आया हुआ या नहीं आया हुआ, अटेंडेंस से। तो अटेंडेंस से क्या निकलेगी, रिपोर्ट। रिपोर्ट, वो रिपोर्ट किस फॉर्म में होगी कि वो बंदा कब इदारे में एंटर हुआ, कब इदारे से निकला और किस काम के लिए निकला। डन, आगे आज एसबीआई। हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस की प्लानिंग, रूम्स की प्लानिंग, टीचर्स की प्लानिंग, कैमरामैन भाई की प्लानिंग, फिर एक और प्लानिंग भी होती है गर्मियों में, एसी की प्लानिंग। बड़ा मसला होता है गवर्नमेंट। अब आप लोग बताएंगे, टैक्स की प्लानिंग, मैं सब जो अथॉरिटीज काम कर रही हैं उनकी प्लानिंग, जो अथॉरिटीज काम कर रही है वो ठीक से काम कर रही है नहीं काम कर रही, पॉलिसी मेकिंग में, बजट्स के अंदर। वेरी गुड। गवर्नमेंट को क्या रूल है स्ट्रक्चर डाटा के साथ, पता नहीं सर जी, बैठ जा। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस पब्लिक सर्विसेज की ये किसने करनी है, डन। अगला क्या है, उलट कर ले, स्ट्रक्चर्ड का उलट कर। अब खुद ही पढ़े पढ़े, डिफाइन करें इसको, डिफाइन डिफाइन डिफाइन। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा हैज नो फिक्स्ड, उसका क्या था, किसका फिक्स लेआउट, इट इंक्लूड्स मीडिया एंड, उसमें क्या था, टेबल्स एंड नोट्स। आसानी के लिए जो चीज यहां पे नहीं वो कहां पे जाएगी, तो वॉइस नोट्स क्या है, वीडियोस क्या है, ऑडियोस क्या है, तस्वीरें क्या है, पीडीएफ फाइल क्या है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। पीडीएफ फाइल इटसेल्फ एक स्ट्रक्चर्ड डाटा, क्योंकि उसमें अगर डाटा प्रेजेंट ऐसे हुआ है कि रोज एंड कॉलम्स बनी हुई हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड है। बट अगर उसके अंदर डाटा भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है तो वो फिर क्या बन जाएगा, मिक्स हो सकता है। हाँ नहीं, बट मोबाइल खोले जरा, किसने ये सवाल था किसका, मोबाइल खोले जरा अपना, मोबाइल खोलें, तस्वीर लें, अभी लें क्लास में, किसी की भी ले लें, नहीं मेरी नहीं, उसकी ले लें, स्क्रीन की लेना, ले ली। ये जो इन्होंने अभी फोटो ली है इधर पीछे, ये फोटो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इस फोटो के पीछे कुछ डाटा आया होगा, कब खींची, किस मोबाइल से खींची, कितने बजे खींची, कहां पे सेव हुई, ये डाटा किस फॉर्मेट में होगा। तो तस्वीर इटसेल्फ, तस्वीर के पीछे छुपा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, एक नाम बोलता हूं बड़े जोर से आ रहा है मुझे, मेटा डाटा, सुना नाम, ये क्या होता है भला, डाटा के पीछे डाटा। तो जो असल डाटा आपने लिया वो क्या था, उसका मेटा क्या है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यहां पे हमारे पास फिक्स रोज एंड कॉलम्स नहीं है, टेक्स्ट है, मीडिया है, साउंड है। अच्छा सोशल मीडिया पे आए हुए कमेंट्स क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इमेजेस क्या है, जितने इदारे पीछे थे वो क्या यूज कर रहे थे, मगर वो क्या यूज भी करते हैं, कैसे। एसबीआई के केस में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है, फेसबुक पे आए हुए कमेंट्स, रिव्यूज, बच्चे से तस्वीर ली, बच्चे के टेस्ट की पिक्चर लेके उसके पेरेंट को सेंड की, ये क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। बैंक्स के केस में क्या है, ईमेल इज नॉट अनस्ट्रक्चर्ड। कस्टमर की तरफ से आए हुए रिव्यूज, फीडबैक्स, कंप्लेंट्स, आई वी कॉल, और
चैट्स, चैटबॉट हुई, चैट, मैसेजेस। देखो वो डाटा इटसेल्फ, जैसे वो फोटो थी ना, वो अनस्ट्रक्चर्ड थी, बैक एंड के ऊपर उसको बना सकते हैं। बैंक के केस में कोई मिसाल दे दो, मैं छुपा लेता हूँ, वैसे भी छुपा ही हुआ था। कहाँ है ये? ईमेल्स, चैट्स फॉर फ्रॉड सिग्नल्स, रिटेलर, ये वाला बंदा। इसके केस में अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या होगा? फीडबैक। याद रखिएगा, कुछ समझ ध्यान में आ रहा हो तो क्या लिख सकते हैं? फीडबैक्स, कमेंट्स, कस्टमर के रिव्यूज, ये सब कुछ क्या है? स्टडी रिव्यूज टू इंप्रूव द हॉस्पिटल्स। एनालाइज करते हैं जो एमआरआई को स्कैन कर रहे हैं, वो एमआरआई के स्कैन की फोटो क्या है? बुखार को मैयर किया कि बुखार कितना है, वो क्या है? डॉक्टर ने पर्ची लिख के दी, वो पर्ची क्या है? बट वो पर्ची बाद में कन्वर्ट होगी तो क्या बन जाएगी? डन। अगला पढ़े। मीडिया हाउसेस, ये क्या है? वीडियोस, ब्रॉडकास्टिंग, कमेंटिंग, न्यूज पढ़ना, ये सारा क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। उसके बाद क्या रह गया? लॉ फर्म्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनाती है, कागज पे होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अगर प्रॉपर फॉर्म में है, अगर उसको स्कैन करके उन्होंने टेबल्स फॉर्म में बना दिया कि इस कस्टमर ने इस टाइम पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी कॉपी ये है, वो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर्ड डाटा। किसमें? जो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। जो अपलोड होता है, जो आप देखते हैं, वो भी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। मगर बैक एंड के ऊपर ये लोग एक फाइल मेंटेन करते हैं एक्सेल की, यस, वो क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर्ड डाटा। आपको लग रहा है कि ये स्ट्रक्चर्ड में बना हुआ है, वो तो हमने किया ना, पकड़ पकड़ के किया, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में तो नहीं। हाँ, बैक एंड पे अगर वो सेव, अगर मैं रिपोर्ट निकालूं बैक एंड के ऊपर, तो वो बैक एंड की रिपोर्ट क्या है? स्ट्रक्चर्ड डाटा। यूट्यूब पे आ रही वीडियोस भी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, वो भी अनस्ट्रक्चर्ड है। बट उस पे जो कैटेगरीज बनी हुई हैं, जो वीडियोस अरेंज्ड हैं, उस अरेंजमेंट से धोखा नहीं खाना, ठीक है। तो तीसरा क्या है मेरे पास? दोनों का मिक्सचर। ये कौन सा होता है? having both the features of structured and unstructured। अब पढ़ते हैं। partial organizations through tags or labels making it easier to handle than fully unstructured content। इसकी आपने बस एग्जांपल ध्यान में रखनी है, कौन सी है? जेसन, XML, वेब पेजेस और HTML टैग्स। इसको और ध्यान में नहीं रखना, इसको और ध्यान में नहीं रखना, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। हाँ, वो अनस्ट्रक्चर्ड था, वो उसका मेटा डाटा अलग से एक डाटा क्रिएट हुआ ना, उसका एक सेपरेट फाइल क्रिएट हुई। अच्छा, ईमेल की जो हेडिंग होती है, जहां पे टू होता है, सीसी होता है, फ्रॉम होता है, वो स्ट्रक्चर्ड है। नीचे जो बॉडी होती है, जहां पे आप टाइप करते हैं, वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। मिला के देखो तो क्या बन जाएगा? डन। तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्या ध्यान में रखना है? ये नाम, जेसन, XML, वेब पेजेस और HTML और ईमेल वगैरह नहीं। डन। अच्छा, आगे आ जाए तो कुछ की टर्म्स आ रही हैं। पहले की टर्म क्या है? सेंटीमेंट। ये क्या होता है? सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट्स क्या होते हैं? इमोशंस। और एनालिसिस क्या होता है? उसको तरतीब देना, उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना, रेलेवेंट डाटा को बाहर निकालना। ये काम आजकल के दौर में एआई के आने से बड़ा इजी हो गया। कैसे? आपको देखो, एक लाइव एग्जांपल लेके चलते हैं। नजर आ रहा? नहीं आ रहा? इधर आप देखिएगा, ये आपके सामने मैं एक वेबसाइट का रिव्यू करने जा रहा हूँ। क्या हुआ? जरूरी बात है, इधर देखिएगा, कुछ आपको शो हो रहा है? क्या शो हो रहा है? ये क्या है? ये एक वेबसाइट है। वेबसाइट डाटा कौन सा है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अच्छा, इसमें देखें, ये क्या है? तस्वीर है, अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब अगर मैं थोड़ा नीचे आऊं तो इन्होंने कुछ चीजें ऐड की हुई हैं,
नाम ऐड किया हुआ है, नंबर ऐड किया हुआ है, अपना मेन्यू ऐड किया हुआ है, और डेफिनेटली ये किसी ना किसी तरतीब में तो होंगे। तो ये डाटा बैकएंड पे क्या है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। अच्छा, जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है रिव्यूज। अगर मैं इसके रिव्यू टैब पे आता हूँ तो देख रहे हैं आप, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, पुअर और टेरेबल। जरा मुझे यहाँ पे रोक के बताएं, ये क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव? दोबारा सोचें। क्वांटी है कि क्वाली है? क्वाली है। ये क्वालिटेटिव है। नॉमिनल है कि ऑर्डिनल है? ऑर्डिनल है, क्योंकि इसमें कैटेगरी है कि सबसे खराब क्या है, टेरेबल, उसके बाद पुअर, उसके बाद एवरेज, उसके बाद गुड, उसके बाद एक्सेलेंट। अच्छा, अगर मैं देखना चाहता हूं कि कितने फीडबैक्स ऐसे हैं जो कि बुफे के ऊपर है, इसमें है, तो जब मैंने बुफे पे क्लिक किया तो उसने मुझे कुछ फीडबैक्स को अलग करके निकाल के दिए, जिसमें सिर्फ जिक्र किसका हुआ होगा, बुफे का। इसी तरह अगर मैं एटमॉस्फेयर को देखना चाहूं तो जितने भी वो फीडबैक्स होंगे जो कि किससे ताल्लुक रखते हैं, एटमॉस्फेयर से, वो क्या कर देगा, अलग कर देगा। इसे कहते हैं टैग लगाना। मुझे पीछे पढ़ के नहीं आया, टैग्स एंड मार्कर, ये है टैग। कि आप एक वर्ड के ऊपर फोकस रख के देखते हैं कि इस वर्ड के ऊपर या इसके मिलते जुलते लफ्ज के ऊपर क्या क्या फीडबैक्स हमें कस्टमर ने दिए, और फिर उनको अलग से एनालाइज करते हैं। अच्छा, इसको क्या पता कि ये अच्छा फीडबैक है या ये बुरा फीडबैक है? जीपीटी को या एआई को क्या पता, इस वेबसाइट के पीछे यूज हुई भी कोडिंग को क्या पता कि जो बंदा फीडबैक दे रहा है वो अच्छा है कि वो बुरा है? थ्रू सेंटिमेंट एनालिसिस, कि हम उसको बताते हैं कि भाई अच्छे अल्फाज कौन से आते हैं हमारे लिए और बुरे अल्फाज कौन से आते हैं। तो जहां भी लिखा हो पैथेटिक, जहां भी लिखा हो टेस्टलेस, जहां भी लिखा हो टेरिबल, जहां भी लिखा हो यूजलेस, उन फीडबैक्स को अलग कर देना। और जहां पे लिखा हो वेरी गुड, ओके, मैं दोबारा आऊंगा, बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच, स्टाफ बड़ा अच्छा था, वो क्या है आपके गुड रिव्यूज। और फिर कंपनी उसको अलग करके वन क्लिक से सब कुछ डिलीट कर देती है। जितने भी खराब फीडबैक्स होते हैं उसको वन क्लिक से क्या किया जाता है, फिर डिलीट, काम ही खत्म। कि जब भी कोई नया कस्टमर है वो सिर्फ क्या देखे, पॉजिटिव रिव्यूज देखे, ऑब्वियसली डन। तो ये है आपका कौन सा एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस। ये है कौन सा, सेंटिमेंट एनालिसिस। और ये जो भी आपको मैंने बताया ना कि हम सिस्टम को अंडरस्टैंड करवाते हैं क्या, ह्यूमन लैंग्वेज, ये क्या है, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि हम उसको बता रहे हैं कि भाई अच्छे अल्फाज कौन से और बुरे अल्फाज कौन से। व्हाट्सएप है, खोले जरा, चैट में जाए, करेक्ट लिखें, लिखें करेक्ट, हौसला कर ले, लिखा है इमोजी आया कोई ऊपर बना हुआ, आया। अब बैड लिखें, इसको इसको काट के, इमोजी चेंज हुआ, चेंज हुआ होगा, रॉन्ग लिखे, चेंज हुआ, हो गया ना। इसको क्या क्या पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या है, थ्रू नेचुरल लैंग्वेज हमने खुद बताया उसको, हमने खुद बताया उसको। अच्छा, व्हाट आर टैग्स एंड मार्कर्स, अभी आपको मैं बता के आया हूं। व्हाट इज एक्सएमएल एंड व्हाट इज जेसन, डेफिनेशंस है। एक्सएमएल क्या है, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज यूजिंग टैग्स फॉर हायरार्किकल स्टोरेज। और जेसन क्या है, लाइट वेट रीडेबल फॉर्मेट यूज्ड इन वेब कम्युनिकेशन। इसको बस आपने डेफिनेशन की हद तक पढ़ लेना है, इसको याद करने की भी जरूरत है सच नहीं। तो एक और वर्ड होगा HTML। इसकी बेस के ऊपर क्या बनती है, वेबसाइट्स बनती है। क्या क्या बनती है, वेबसाइट्स बनती है। चैप्टर की आखिरी बात, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा कलेक्शन। सर डेटा हम लोग क्यों हासिल करते हैं, क्यों हासिल करते हैं आप लोग बताएं ना। मैं एक एक करके सबसे आता हूँ। लॉजिकल इनसाइट्स के लिए सर, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्वालिटीज को सेंस करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इनसाइट्स के लिए, ऑब्जर्वेशंस के लिए, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। हो गया, कोई नया वर्ड बताना तो क्या, फैसला करने के लिए, नया वर्ड हो जाए। बिजनेस को इंक्रीज कैसे किया जाए, रिजल्ट्स को असेस करने के लिए, प्रोसेसेस जो हमने किए हैं उसमें देखना कि अच्छा है या बुरा है, फ्रॉड वगैरह को देखने के लिए, फ्लक्चुएशंस को देखने के लिए, वेरिएंसेस को ढूंढने के लिए, नहीं बहुत कुछ है अभी भी, रिस्क को पता करने के लिए, बेटर आउटकम्स के लिए। अब अगर ये सवाल है कि पूछ ले कि यार डाटा को हासिल करने से हमें क्या मिलेगा, तो इसको याद करना है, याद करना है, इसको याद करने की जरूरत आप लिख सकते हैं, इसको रटा लगाने की जरूरत है नहीं। हाँ एक चीज है, लास्ट में पढ़ने के लिखा हुआ है
एथिकल कंसिडरेशंस, ये क्या होती हैं? जो आप डाटा ले रहे हैं आपने 4 बातों का ख्याल रखना है। पहला क्या है? प्राइवेसी प्रोटेक्शन। ये जिम्मेदारी डाटा गवर्नर की है, ऑल्दो ये वर्ड चैप्टर नंबर 2 में आएगा, बट बता देता हूं, डाटा गवर्नर की जिम्मेदारी है कि वो जो भी डाटा हासिल करता है डाटा ओनर का, उसको क्या करे? प्रोटेक्ट करे। क्या चीज प्रोटेक्ट करे? उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करे। क्यों? भाई कस्टमर ने, आप लोगों ने डाटा दे दिया, हम क्यों करें प्रोटेक्ट? क्यों करें? एथिकल तो है, बट व्हाई? भाई देखें, जब हमने आपसे डाटा लिया ना, तो हमने डाटा अपने पर्पस के लिए लिया, ना कि आपका डाटा लेके मार्केट में सेल करने के लिए लिया। तो उसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है। किसको मेंटेन करना? उसकी इंटेग्रिटी को। वो कैसे मेंटेन करेंगे? थ्रू दूसरा क्या है? जिससे डाटा ले रहे हैं उसको बताएं कि हम आपके डाटा को किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंसी। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपसे लिए हुए डाटा को क्या करें? स्टोर करें? नहीं, सिक्योरली स्टोर करें। क्या मतलब है खाली स्टोर में और सिक्योरली स्टोर? फ्रंट ऑफिस ने डाटा लिया, सिस्टम में डाल दिया, सिस्टम का कोई पासवर्ड नहीं, स्टोर तो कर लिया, मगर ये सिक्योर नहीं है। सिक्योर कैसे होगा? आईडी पासवर्ड डाल के, कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। डन? ये पूरे चैप्टर की कहानी। एक दफा पहले खुद से पढ़े, इसको फोकस करना। फोकस्ड है सर। पूरे चैप्टर में गिनती की 5 बातें। पहला क्या है? टाइप्स ऑफ डाटा। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा क्या है? और 5वां क्या है? समझ आ गई? अब आ गया है इंपॉर्टेंस इन। कुछ लो के हैं, कुछ मीडियम के हैं और कुछ टॉप के हैं। तो टाइप्स ऑफ डाटा हो, इंपॉर्टेंस हो, एथिकल कंसिडरेशंस हो, ये इतने काम की चीजें नहीं है। कुछ हद तक क्या है काम का? सोर्सेस। और सबसे ज्यादा क्या है काम का? जरा गौर कीजिएगा, जाके रिकॉर्डिंग सुनिएगा, सबसे ज्यादा टाइम हमने इस पर लगाया। तो मैं बोर्ड पे क्यों गया था? मैं इनके लिए क्यों नहीं गया बोर्ड पे? किसके लिए गया सिर्फ और सिर्फ? अब आगे आ गया टाइप्स ऑफ, जो कि एग्जाम में एक्सपेक्टेड है। टाइप्स में से क्या आएगा? टाइप 1 व्हिच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी कि रट्टा। कैटेगरीज में से टाइप 3 मिक्स, स्ट्रेट भी आ सकता है और लॉजिकल भी, दोनों को मिला के भी टेस्ट कर सकते हैं। सोर्सेस से क्या है? टाइप 2 लॉजिकल आ सकता है। अच्छा, टाइप 2 बाय डिफॉल्ट मींस कि टाइप 1 भी है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है और एथिकल क्या है? ओके, अब आगे आ जाए। नेचर ऑफ क्वेश्चंस। एमसीक्यूज तो हर एक से आने, मगर जो मेन चीज है शॉर्ट, लॉन्ग, शॉर्ट, शॉर्ट और शॉर्ट। तो अब आप जब तैयारी करने के लिए बैठे हैं, अब चैप्टर समझ आ गया, अब आप लोगों ने करनी है इसकी रिवीजन। तो सबसे पहले क्या करूं? सबसे पहले मैं करूं टॉप प्रायोरिटी। कर लिया तैयार, उसके बाद मैं कहां पे जाऊं? और जो बच गया उसको मैं एंड पे देख लूं। जो बच गया उसको मैं क्या करूं? एंड में। अगर आप इस सीक्वेंस में शुरू हो गए तो फिर हो तो जाएगा, मगर टाइम ज्यादा लगेगा। इट विल टेक मोर। डन? टाइम देखो जरा, पीछे मुड़ के। क्लास का टाइम क्या था? 1:15। हमने 15 मिनट पहले क्लास खत्म की। तो रोज इसी तरीके से हम लोगों ने चैप्टर भी कवर कर जाना और आपको महसूस भी नहीं होगा। अब कल का टेस्ट देंगे, आखिरी फैसला है। और नियत याद है, कल का टारगेट क्या है? 4 and 3। अगर आपके लिए मुनासिब हो तो एक दफा पढ़ाइएगा फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ऑल्दो हमने कल तो पूरा का पूरा कवर करना ही है। डन? कल मिलते हैं 9 से 5। कल किसी भी टाइम आके फिजिकल दे सकता है 9 से 5।